मित्रों नमस्कार। गुरुकुल ज्ञान गंगा चैनल में मैं लेकर आई हूं आज एक ऐतिहासिक खूबसूरत वीडियो। आज से पहले हम उत्तराखंड इतिहास को प्रागैतिहासिक काल से लेकर के चंद वंश तक क्लियर कर चुके हैं। अभी हमने प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत कुणिंद भी हमने पढ़े हैं, कत्यूरी, कार्तिकेयपुर साम्राज्य भी पढ़ लिया है और कत्यूरी भी पढ़ लिए हैं कुमाऊं क्षेत्र के। उसके बाद हमने इतिहास में अभी तक कुमाऊं का चंद राजवंश भी कंप्लीट पढ़ लिया है। तो मैं लेकर आया हूं आज उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का एक ऐसा साम्राज्य जिसका अपना एक खूबसूरत इतिहास रहा है। इतना खूबसूरत इतिहास कि उनका अस्तित्व अभी भी है, यानी वे अभी राजा के रूप में तो नहीं है, लेकिन वे अभी भी सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उत्तराखंड में हैं। वे लोग अभी वर्तमान में टिहरी में हैं। जिस इतिहास की मैं बात कर रहा हूं वो है गढ़वाल क्षेत्र का परमार वंश, यानी पंवार वंश। कई इतिहासकार परमार वंश के नाम से जानते हैं, कई इतिहासकार पंवार वंश के नाम से जानते हैं, लेकिन हम जान लेंगे उत्तराखंड के पंवार या परमार राजवंश। देखो, इनकी शुरुआत के पीछे कई तथ्य हैं, कई इतिहासकारों में कई भ्रामक भी है और इतिहासकार कई तथ्य को उजागर करके लाते हैं, लेकिन हमने सिंपल तरीके से उन तथ्यों को जानना है जिन्हें आयोग प्रमाणित करता है। आयोग के द्वारा जो तथ्य मान्य किए गए हैं हम उन आधारों पर बात करेंगे, यानी पंवार वंश का उदय के पीछे की क्या रहस्य है, कहां से ये लोग आए थे, क्या गढ़वाल में पंवार वंश पहले से थे या कहीं बाहर से आए, बाहर से आने के पीछे का कारण क्या रहा, इन सभी तथ्यों पर हम चर्चा करेंगे। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में पंवारों की स्टार्टिंग की बात करें, पंवारों का उदय किस प्रकार से हुआ, तो यहाँ पर शुरुआत में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम समझेंगे। पहले पंवारों के उदय से पहले, यानी उस समय जिस समय की पंवारों का उदय हुआ उससे पहले भी उत्तराखंड के इस गढ़वाल क्षेत्र में कुछ प्रतिक्रियाएं चल रही थी या कुछ वंश यहाँ पर थे। यहाँ पर की बात करें तो इस समय 9वीं शताब्दी के समय की बात है। 9वीं शताब्दी में इस गढ़वाल क्षेत्र में 52 ठाकुरी राजाओं का शासन था। यानी ठाकुरी राजा का मतलब है छोटे छोटे गढ़ों के पति थे, गढ़पति उन्हें कहते थे, यानी अपना अपना एक एक गढ़ में शासन कर रहे थे 52 ठाकुरी राजा। इसीलिए कहा भी जाता है, गाने में भी कहा जाता है कि 52 गढ़ों को देश। तो ये जो 52 गढ़ों का क्षेत्र था ये इस गढ़वाल क्षेत्र में था। पंवारों के उदय से पहले की बात कर रहा हूं। अब उस समय जो ये ठाकुरी राजा थे इन्हें खसिया शासक भी कहा जाता था, यानी ये लोग खसिया ठाकुरी राजा थे। ये ठाकुरी राजाओं में से जो सबसे परम प्रतापी राजा था, यानी सबसे बलशाली हम कह सकते हैं, वे बलशाली राजा थे भानु प्रताप। अब इन भानु प्रताप को कई इतिहासकार भौना भी कहते हैं, कई लोगों ने भानु प्रताप पाल भी कहा है, लेकिन हम यहाँ पर याद रखेंगे भानु प्रताप। देखो, भानु प्रताप के ऊपर से मैंने एक सूर्य बना रखा है, इससे आप यह समझ के चलिए कि ये सूर्यवंशी सम्राट थे। तो सूर्यवंशी सम्राट थे तो इतिहासकार ये भी बताते हैं कि ये मूल रूप से कत्यूरियों में से ही कोई थे। अब वो कत्यूरी कौन थे? जिन्होंने कि जोशीमठ के कार्तिकेयपुर में अपनी राजधानी बनाई थी शुरुआती, वही कत्यूरी थे। उन्हीं लोगों के वंशजों में से ये थे कहीं ना कहीं। कौन? भानु प्रताप। तो भानु प्रताप इन 52 ठाकुरी राजाओं में से सबसे परम प्रतापी राजा थे। अब भानु प्रताप को कई इतिहासकार क्या बताते हैं कि ये जो है राजा परीक्षित, परीक्षित का मतलब कौन? पांडवों के वंशज जो अभिमन्यु थे, अर्जुन के पुत्र, उनके पुत्र का नाम था परीक्षित। परीक्षित को पांडवों ने स्वर्ग जाने से पूर्व पांडवों ने परीक्षित को, जो कि अभिमन्यु के पुत्र थे, उन्हें राजा बना दिया था। तो यह भी कहा जाता है कि परीक्षित के 14वें जो वंशज थे उनका नाम था क्षेमक, और क्षेमक के ही वंशज कौन हुए? भानु प्रताप। तो इस आधार पर कहा जाता है कि ये सूर्यवंशी सम्राट थे। कौन? भानु प्रताप। और इतिहासकार ये बताते हैं कि ये कत्यूरी थे। कहीं न कहीं गढ़वाल में जो मानव थे वो कहीं ना कहीं महाभारत काल के बाद ही उदय हुए होंगे। वो जो बचे कुचे लोग थे उन लोगों से ही वंशज चले और उन्हीं में से एक ये भी थे। अब इनकी बात क्या होती है कि भानु प्रताप के बेटे कोई भी नहीं रहते हैं, मतलब इनके बेटे नहीं होते हैं। परम प्रतापी तो था, लेकिन उनके वंश में आगे वंशावली बढ़ाने वाला कोई नहीं था।
तो भानु प्रताप को यह चिंता सताने लगी कि भाई क्या होगा कि अगर मेरी मृत्यु होगी तो इसके पश्चात इस राज्य का शासन कौन करेगा। यहाँ पर बात यह हुई कि भानु प्रताप ने क्या करा, 2 पुत्रियां थी उनकी, बड़ी पुत्री का विवाह उन्होंने कुमाऊं क्षेत्र में कर दिया। कुमाऊं क्षेत्र में भी एक छेमराम था, छेमराम के पुत्र राजपाल से करवा दिया। तो छेमराम के पुत्र राजपाल से अपनी बड़ी बेटी का विवाह करवा दिया। अब रह गई छोटी बेटी। तो हमारी परंपराओं में, यानी हमारे गढ़वाली या हिंदू जो सनातन धर्म है उनकी परंपराओं में, जब किसी की बेटी ही बेटी होती है, बेटा नहीं होता है, तो घर जमाई रखने की परंपरा चलती है। यहाँ पर यही होता है। राजा क्या करता, अपनी छोटी बेटी के लिए एक उचित दामाद का चयन करने की सोचता है, या ऐसा एक राजकुमार मिल जाए जिसे कि यहीं गढ़वाल क्षेत्र में बसाया जाए और यहाँ का घर जमाई बना दिया जाए और उन्हें अपना राज्य या अपना रजवाड़ा भी दे दिया जाए। जो कि एक गढ़ था, वो गढ़ इसी क्षेत्र में था कि यहाँ चांदपुर गढ़ के क्षेत्र में, अभी बात करते हैं उस पर भी। लेकिन जैसे ही छोटी बेटी के लिए एक अच्छे युवक यानी एक अच्छे राजकुमार की तलाश थी, तो राजकुमार इस क्षेत्र में तो कोई भी नहीं थे, क्योंकि यहाँ का एक परम प्रतापी राजा भानु प्रताप था। तो भानु प्रताप ने सोचा कि ऐसा एक राजकुमार हो जो कि हमारे इस गढ़वाल में आकर के बस जाए। तो कहते हैं कि उन्हें सपना हुआ था और सपने में ईश्वर ने बताया, यानी भगवान बद्रीश ने बताया, क्योंकि स्वयं जो भानु प्रताप थे वे भगवान बद्रीश के ही बहुत बड़े भक्त थे, कि भगवान बद्रीश ने बताया कि गुजरात क्षेत्र धार प्रदेश से एक राजकुमार आएगा जो तुम्हारी पुत्री से विवाह करेगा। खैर यह सपना तो कहीं पूछा नहीं जाना है, लेकिन हम इतना याद रखें कि कहीं ना कहीं एक कल्पना थी राजा की, या हो सकता है कुछ ऐसी खबरें हुई हो कि भाई वहाँ से कोई राजकुमार आने वाले हैं, तो क्या पता आप उनसे अपनी पुत्री का विवाह का प्रस्ताव यदि रखें तो शायद वे मान जाएं और आपकी पुत्री से विवाह कर सकते हैं। तो उसके बाद जैसे भानु प्रताप यहाँ पर एक पुत्री का विवाह करके दूसरी पुत्री के लिए एक योग्य वर की खोज कर रहे थे, तो वहाँ पर कहानी कुछ ऐसे होती है। देखिए कहानी क्या होती है कि यहाँ धार प्रदेश यानी धार मालवा क्षेत्र, जो कि अभी वर्तमान में ये धार प्रदेश मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है, और मालवा और मध्य प्रदेश यहाँ राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच वाला हिस्से को कहते हैं। मालवा का पठार भी कहा जाता है। ये जो यहाँ पर अरावली पर्वत श्रेणी है, इसी के बगल में ये मालवा पठार है, और मालवा पठार के दक्षिणी क्षेत्र में एक धार प्रदेश है। और धार प्रदेश में उस समय कोदिल राव का शासन था, यानी कोदिल राव यहाँ के एक राजा वंश से थे, राजा फैमिली से थे। एक्चुअली कोदिल राव का एक पुत्र था जिसका नाम था कनग राव, और कनग राव वहां एक चंद्रवंशीय राजकुमार था। कैसा? चंद्रवंशीय राजकुमार, जिसकी लगभग आयु उस समय 25 वर्ष थी, यानी अपनी युवा अवस्था में थे। तो 25 वर्ष की आयु में इस प्रदेश से ये क्या करता है, कोदिल राव का बेटा जो कनग राव था वो यहाँ से हरिद्वार की यात्रा करते हैं। हरिद्वार की यात्रा इसलिए करते हैं, कहा यह गया कि कई जगह ये भी कहा गया है कि कोदिल राव के राज्य में यहाँ धार प्रदेश में किसी ने आक्रमण किया था, तो इस वजह से कनग राव ने भी संन्यास धारण कर लिया था और संन्यास धारण करके हरिद्वार की ओर गमन कर लिया था गंगा किनारे तपस्वी बनने के लिए। तो कहते हैं कि कनग राव यहाँ आकर के तपस्वी भी बन गया था। तपस्वी जैसे हरिद्वार आकर के बना, तो उसके बाद उसने सोचा कि यार मैं बद्रीनाथ की यात्रा करूँ। तो उसका भाग्य ये भी रहा कि वो सन्यासी बनने के बाद दोबारा से विवाह करके अपना रजवाड़ा बना लेता है। तो ये उस समय कहा जाता है, ये वाला जो क्षेत्र था, ये जो धार प्रदेश था, इसे गुज्जर प्रदेश भी कहते हैं। तो गुज्जर प्रदेश क्षेत्र में ये उनका परिवार था कनग राव का। ये देखिए आप इस फोटो में कनग राव को इस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं। हालांकि कनग राव ऐसे थे या नहीं ये नहीं कह सकते, लेकिन मैंने ये एक डायग्राम बना रखा है, एक चित्र बना रखा है ताकि अच्छे से याद रहे। देखो मैंने इनकी मूछें भी बना रखी है। मूछों से का मतलब आप याद रखें कि ये एक कैसा राजा था, राजपूत राजा था। तो राजपूत राजा मूछें रखते थे। बिल्कुल बाद में आकर के ठाकुरी राजवंश में बैठता है, तो राजपूत राजा था। इनके शीश पर मैंने एक चंद्र बना रखा क्योंकि ये चंद्रवंशीय थे। तो इस प्रकार से हम एक डायग्राम बना करके एक याद रखने के लिए ऐसा बना सकते हैं, वैसे उनके चित्र कहीं अवेलेबल है नहीं। तो इस तरीके से धार प्रदेश से ये व्यक्ति आता है और धार प्रदेश से 887 के आसपास इसका आगमन हरिद्वार में होता है। यहाँ हरिद्वार में एक तपस्वी के रूप में कार्य कर रहा था। फिर उसके बाद ये भी बद्रीनाथ का भक्त बन गया, यानी भगवान बद्रीश का भक्त बन गया। भगवान बद्रीश के भक्त बनने के बाद
ये बद्रीनाथ पहुंच गया। और जैसे ही बद्रीनाथ पहुंचता है तो वैसे ही बद्रीनाथ में हमारे यहाँ के जो राजा थे, ये 52 ठाकुरी राजाओं में से भानु प्रताप और उनकी पुत्री भी यहाँ पर पहुँच गई बद्रीनाथ में। और बद्रीनाथ में इन राजकुमार से मुलाकात होती है किसकी? भानु प्रताप राजा की, जो कि उस समय एक सूर्यवंशी सम्राट था और यहाँ का एक राजा भी था। तो इनकी मुलाकात यहाँ बद्रीनाथ में हो जाती है और बद्रीनाथ में विवाह प्रस्ताव रखते हैं कौन? भानु प्रताप। किससे? ये कनकराव से, जो कि कोदिलराव का पुत्र था, धार प्रदेश से आया था। तो भानु प्रताप ने विवाह का प्रस्ताव रखा और इसने भी स्वीकार कर लिया। जैसे ही स्वीकार किया तो दोनों में विवाह हो गया। यानी इनकी जो छोटी पुत्री थी, भानु प्रताप की जो छोटी पुत्री थी, तो छोटी पुत्री का विवाह किससे हो गया? कनकराव से। जबकि बड़ी बेटी का विवाह तो पहले ही ये राजपाल से करवा चुके थे कुमाऊं में। तो इसलिए छोटी बेटी में ही घर जमाई रखना सुनिश्चित किया किसने? भानु प्रताप ने। अब यहाँ पर विवाह होने के पश्चात ये जो 887 में आया था, 887 में विवाह वगैरह किया और विवाह करके ये कहाँ पहुँच गया जी? इनके साथ ही यहाँ चांदपुरगढ़ क्षेत्र में पहुँच गया। और चांदपुरगढ़ क्षेत्र के आसपास, मतलब चांदपुरगढ़ से थोड़ा उत्तर दिशा की ओर, ऊपर की ओर एक गढ़ बसाया गया। और ये गढ़ बसाया इस कनकराव ने, और कनकराव ने अपने नाम से कौनपुर गढ़ बसाया था। अब ये कौनपुर गढ़ है अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट पवारों के साक्ष्य के रूप में। तो पवारों के साक्ष्य के रूप में ये कौनपुर गढ़ जो बसाया था इसने, आज भी यहाँ पर इसके भग्नावशेष मिलते हैं। भग्नावशेष का मतलब जो इसने वो गढ़ बसाया था उसके कहीं ना कहीं वहाँ पर अवशेष अवेलेबल हैं। तो ये कौनपुर गढ़ जैसे ही इसने बसाया, उसके बाद सोचा कि यार राजा भानु प्रताप ने अब तो मैंने जवाई बसा लिया है और बेटी का विवाह भी करवा लिया है। तो अंत समय में वो परंपरा उस जमाने की ये थी कि उस समय वानप्रस्थ संस्कार भी अपनाया जाता था। तो उन्होंने फिर वानप्रस्थ कर लिया और भानु प्रताप और उनकी रानी ने वानप्रस्थ कर लिया और वानप्रस्थ करके वो बद्रिकाश्रम की ओर चले गए। उन्होंने मतलब कि ये चांदपुर गढ़ वाला जो क्षेत्र था, ये लोहबा पट्टी वाला जो क्षेत्र था, लोहबा पट्टी क्षेत्र छोड़ दिया और स्वयं बद्रिकाश्रम चले गए तपस्वी बनने। यानी अंत समय आ गया था उनका और वृद्धावस्था भी आ गई थी, बेटियों की शादी भी करवा दी और ये क्षेत्र अपने दामाद को दे दिया, उसके बाद चले गए। अब उसके बाद जैसे ही इसके सास ससुर यहाँ से चले जाते हैं, दोनों का विवाह हो गया, दोनों ने अपना घर बसा लिया और यहाँ पर कौनपुर गढ़ भी कनकराव ने बना लिया। जैसे ही कनकराव ने कौनपुर गढ़ बसाया तो उसे लगा कि यार थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए राज्य। अब देखो बड़ा क्यों होना चाहिए, ये रियल में अगर इसकी बात करें, ये कनकराव ये रियल में पंवार वंशीय था। अब कैसे पंवार वंश है, देखो यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि ये राजस्थान में जो यहाँ पर अरावली पर्वत श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी में माउंट आबू है, माउंट आबू। तो माउंट आबू के पास में ही एक चंद्रपुरी नगर था। ये याद रखें आप, कौन सा नगर? चंद्रपुरी नगर, जिस चंद्रपुरी नगर को कि इनके वंशज परमारों ने बसाया था। अब कहते हैं कि इन परमारों का उदय यहाँ पर इस चंद्रपुरी नगरी में हुआ था, आबू पर्वत के तलहटी पर। और यहाँ पर एक चंद्रपुरी नगर, एक अग्निकुंड था चंद्रपुरी नगर में। इसी अग्निकुंड से कहते हैं कि पंवारों का उदय हुआ था, जो कि राजपूत पंवार थे। और इन राजपूत पंवारों का यहाँ पर उदय हुआ चंद्रपुरी में। और रियल में ये कौन था? एक राजपूत परमार था या पंवार था। इस पंवार ने यानी इस परमार ने उसके पश्चात अपने वंशों की वंशावली के चलते हुए इसने भी ऐसा सोचा कि मैं बड़ा शासन करूंगा, बड़ा राज्य बनाऊंगा। जब एक गढ़वाल क्षेत्र का शासन इसके हाथ में आ गया तो कहीं ना कहीं बड़ा करने का इसने विचार किया, क्योंकि ये कौनपुर गढ़ से संतुष्ट नहीं था। ये चाहता था कि मैं एक बड़ा गढ़ बनाऊं। वैसे तो यहाँ से आ गया था, ये धार प्रदेश से उत्तराखंड में पहुंच चुका था, बद्रीनाथ में आया, बद्रीनाथ में अच्छी पहाड़ी लड़की से विवाह भी कर लिया। पहाड़ी लड़के से विवाह करने के पश्चात वो यहाँ लोहबा पट्टी गैरसैंण में चला गया। लोहबा पट्टी जैसे पहुंचा तो उसने कहा यार भाई देखो यहाँ सबकी चकाचौंध है, छोटे छोटे ये इन्होंने गढ़ बना रखे हैं, क्यों ना मैं भी एक बड़ा बड़ा गढ़ बनाऊं। तो बड़ा गढ़ बनाने के लिए कुछ न कुछ हस्तक्षेप तो करना ही था। तो महत्वाकांक्षी तो था ही था, ये महत्वाकांक्षी था। तो इसने क्या करा कि यहाँ गढ़वाल में आकर के लगभग 888 ईस्वी के आसपास, 888
ईस्वी के आसपास इस कनगराव ने यहां पर आकर के चांदपुर गढ़ को कत्यूरियों से छीन लिया। अब कई लोग चांदपुर गढ़ बसाया कहते हैं, कई लोग चांदपुर गढ़ छीन लिया। चलो जैसे भी हुआ, इतना तथ्य ये भी आता है कि भाई यहाँ पर बात ये होती है कि चांदपुर गढ़ मूलतः कत्यूरियों ने बसाया था। अब कत्यूरियों ने कैसे बसाया था, देखो यहाँ पर भानु प्रताप पाल को भी कत्यूरी माना गया है, तो कहीं ना कहीं भानु प्रताप पाल के साथ अन्य कत्यूरी भी होंगे जो इस क्षेत्र में छोटे छोटे गढ़ों में शासन कर रहे होंगे। तो इन गढ़ों में से एक चांदपुर गढ़ था जहां पर कि पहले कत्यूरी रह रहे थे। अब जैसे ही ये यहाँ पर आया, कनगराव गढ़वाल क्षेत्र में आया, तो इसने क्या करा, चांदपुर गढ़ को कत्यूरियों से या तो छीना होगा या तो मांगा होगा या उसे दहेज में मिला, क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन इस चांदपुर गढ़ में इस व्यक्ति ने नया गढ़ बना लिया। और नया गढ़ बनाया तो उस चांदपुर गढ़ की स्थापना के साथ साथ इसने गढ़वाल में पंवार वंश की नींव भी रख दी। अब आप अंदाजा लगाइए कि 888 ईस्वी में नींव रखी गई किसकी, पंवार वंश की। देखो इसमें कई भ्रम है, कई 745 भी मानते हैं, कई 688 भी मानते हैं, कई सनों में कन्फ्यूजन है, लेकिन आयोग अभी 888 को प्रमाणिक मानता है। यदि विक्रमी संवत पूछे तो विक्रमी संवत 945 होता है, क्योंकि विक्रमी संवत हमारे इस ग्रेगोरियन कैलेंडर से जो हिंदू धर्म का विक्रमी संवत है, ये संवत 57 साल पहले है, तो विक्रमी संवत में 945 हो जाएगा, इसे भी याद रखें। तो 888 ईस्वी में किसने, इसी कनगराव ने क्या करा, चांदपुर गढ़ की नींव रखी थी। यानी चांदपुर गढ़ की नींव के साथ साथ यहाँ पर प्रथम बार पंवार वंश की नींव भी पड़ गई थी। देखो अभी तक जो है 888 से पहले जब ये 87 में आया था, 87 में इसकी शादी ब्याह हुआ, कौनपुर गढ़ बसाया, ये सब कुछ एक साल के अंतर्गत इतने कार्यविधि हुई थी। उसके बाद 888 में शादी करने के बाद यहाँ इसने कौनपुर गढ़ से छोड़ करके चांदपुर गढ़ में आ गया, और चांदपुर गढ़ में ही इसने कत्यूरियों को हटा करके वहाँ पर पंवार वंश की नींव रख दी। अब ये जो चांदपुर गढ़ है ये वर्तमान में लोहबा पट्टी में ये है, गैरसैंण में लोहबा पट्टी। अभी भी यदि आप इस क्षेत्र में जाएं तो बहुत ही खूबसूरत क्षेत्र है। यानी ऐसा एक टापू है, एक टापू पर बना हुआ है। टापू का मतलब इस प्रकार से नदी द्वीप टाइप नहीं है, लेकिन चारों तरफ से पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा टापू टाइप है, और उस टापू में ये बसा हुआ है चांदपुर गढ़। चारों तरफ से एक प्रकार से चक्रव्यूह की रचना में बना हुआ ये चांदपुर गढ़ था उस जमाने में। पत्थरों की कलाकृति अगर आप वहाँ देखें बहुत ही खूबसूरत है, और पत्थरों के साथ साथ जो सीढ़ियाँ वहाँ पर बना रखी हैं पत्थरों की, वो भी बहुत खास हैं। पानी की नहरें बना रखी हैं, वो भी पत्थरों से ही बना रखी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खास है, देखने लायक जगह है, बहुत खूबसूरत है, रमणीय स्थल है। और यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर उस समय राजा ने एक सुरंग भी बनाई थी। सुरंग बना करके यहाँ पर रानी जो है आटागाड़ नदी से पानी लाती थी राजमहल के लिए। रानियाँ होंगी राजमहल की, तो सुरंग के थ्रू यहाँ से पानी लाती थी आटागाड़ नदी से। ये आटागाड़ वही नदी है जो दूधातुली से निकलती है। तो आटागाड़ के किनारे बसा हुआ ये चांदपुर गढ़ किसने बसवाया, ये कनगराव ने बसाया। अब यहाँ पर जैसे ही इसने चांदपुर गढ़ बसाया कनगराव ने, तब यहाँ ये कनगराव के बाद कनकपाल कहलाया। पहले तो मूल रूप से ये राव था, अब पाल कहलाया। पाल क्यों कहलाया, क्योंकि ये पाल वंश का ही था। यानी पंवार वंश, परमार वंश या पाल वंश, आप कुछ भी कहें, पाल कहें, पंवार कहें या परमार कहें, तीनों का मतलब एक ही है। तो तीनों का मतलब एक है का मतलब है इसने अपने नाम के पीछे भी क्या लगा दिया, कनकपाल लगा दिया था। उसके बाद पंवार वंश की नींव रखने के साथ साथ इसने क्या करा कि लगभग 10 वर्ष तक इसने शासन किया, और 10 वर्ष तक इसने चांदपुर गढ़ पर शासन किया। लेकिन ये भी एक गढ़पति ही था, मात्र गढ़पति। गढ़पति का मतलब होता है जो मात्र किसी एक गढ़ का ही राजा था। और अभी तो 52 गढ़ों में से एक गढ़ इसके पास था, बाकी 51 गढ़ तो किसी अन्य लोगों के पास थे। तो एक गढ़ का राजा था, इन्हें गढ़पति कहा गया। एक सम्राट टाइप का नहीं था। सम्राट वो होता है जैसे इसके बाद इन्हीं के वंशावली में 37वां राजा आते हैं, उनका नाम होता है अजय पाल। तो अजय पाल ने संपूर्ण 52 गढ़ों को मिला करके पूरा गढ़वाल नाम दिया था। खैर उनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो कनगराव ने ही सबसे पहले पंवार वंश की स्थापना की थी।
मौलाराम जैसे इतिहासकार तो भानु प्रताप पाल को मानते हैं, तो भानु प्रताप नहीं बल्कि कनक पाल को हम प्रथम राजा मानेंगे। किसका? पंवार वंश का। तो मैंने यहाँ पर कनक राव लिखा है, आप पहले याद रखें कि इनका नाम पहले कनक राव था। जैसे इन्होंने चांदपुरगढ़ में पंवार वंश की नींव रखी तब ये कनक पाल कहलाए। और कनक पाल को हो या कनक परमार को हो, कनक पंवार को हो, आप जो भी कह सकते हैं, वो सब कुछ तथ्य इन्हीं के बारे में है। तो पंवारों का या परमारों का उदय यहाँ अग्निकुंड से हुआ था। और एक तथ्य और आप याद रखें, देखो यहाँ था चंद्रपुरी नगर, पंवारों का मूल नगर, जहाँ की पंवारों का उदय हुआ था। हालांकि बाद में ये माउंट जो आबू पर्वत था, ये माउंट आबू से, ये चंद्रपुरी नगर से, यहाँ से पलायन होकर के ये धार प्रदेश में आ चुके थे। धार प्रदेश में इनकी वंशावली चल रही थी और यहाँ धार प्रदेश में आने के बाद इन लोगों ने चंद्रपुरी नगर छोड़ दिया था। लेकिन ये जो वंशज था, ये था तो पंवारों का ही। ये जब गढ़वाल आया तो कहते हैं कि ये चंद्रपुरी के नाम से ही इसने यहाँ पर भी चांदपुर नाम दिया इस गढ़ का। तो कहीं ना कहीं चांदपुर नाम के पीछे का तथ्य है चंद्रपुरी नगर, जो कि कहाँ था? माउंट आबू की तलहटी पर, राजस्थान में। तो यहाँ की वजह से चांदपुर नगर ये नाम दिया था इसने, या चांदपुर गढ़ नाम दिया था। तो इस प्रकार से आप कनक राव को याद रखेंगे या कनक पाल को याद रखेंगे। अब यहाँ पर कुछ तथ्य और देख लेते हैं। देखो कैसे कैसे प्रमाण है। प्रमाणों की बात करें, यदि पंवारों के प्रमाण की बात करें तो पंवारों के प्रमाण के बारे में, इस कनक राव के बारे में बात करते हैं। क्या प्रमाण है? आदिबद्री मंदिर समूह गुजरात के सोलंकी मंदिर शैली में बना हुआ है। देखो अब आदिबद्री में मंदिर है जो कि इस चांदपुरगढ़ से थोड़ा आगे है। चांदपुरगढ़ से थोड़ा आगे है। तो चांदपुरगढ़ से आगे जो ये आदिबद्री मंदिर है, कहा जाता है कि ये भी कनक राव ने ही बनवाया था। अब कनक राव ने बनवाया, इसके पीछे का तथ्य क्यों है, ये कनक राव ने कैसे बनवाया? क्योंकि कनक राव गुजरात धार प्रदेश का था और ये जो मंदिर शैली है यहाँ के आदिबद्री की मंदिर शैली, वो कहीं ना कहीं गुजरात के सोलंकी मंदिर शैली के समान है। जहाँ पर कि अभी वर्तमान में तो यहाँ 14 मंदिरों का समूह है, जहाँ की पूर्व काल में 16 मंदिरों का समूह था। तो अभी ये आदिबद्री मंदिर ही भगवान विष्णु का प्रथम बद्री मंदिर है। तो कहा जाता है कि जहाँ आदिबद्री में भगवान विष्णु की प्रथम पूजा होती है, तो शायद ऐसा होगा क्योंकि ये कनक राव थे भगवान बद्री के भक्त, और इनके जो ससुर जी थे, तो ससुरा जी भानु प्रताप थे, ये भी भगवान बद्रीश के भक्त थे। तो इनकी बेटियां तो भगवान बद्रीनाथ के भक्तिन होगी ही होगी ना। तो बेटियां भी भक्तिन थी किसकी? भगवान बद्रीनाथ के। ये भी भक्त निकला, ससुर जी भी भक्त। इसी भक्ति के कारण ही इन्होंने आदिबद्री में बद्रीनाथ की मंदिर की स्थापना कर दी थी। जबकि इनसे पहले यहाँ उत्तराखंड में दक्षिण भारत के केरल क्षेत्र से आदिगुरु शंकराचार्य जी आए थे, जिन्होंने की सनातन धर्म की स्थापना के लिए मंदिरों की पुनर्स्थापना करवाई थी। तो इसी के कारण की वजह से बद्रीनाथ का महत्व भी बढ़ गया था, और बद्रीनाथ के महत्व के साथ साथ कई लोग दर्शनों के लिए आते थे, जिनमें से कनक राव भी आया था। अब वो सपने की बात तो वो सपना ही जाने। अब उसके बाद दूसरा जो प्रमाण है कनक राव से रिलेटेड, वो है कौनपुरगढ़, जिसके कि भग्नावशेष अभी भी मिलते हैं, और वो भग्नावशेष कौनपुरगढ़ में इन्हीं के हैं। किसके? कनक राव के। यदि मैं इनके वंशावली की बात करूं, कैसे पता चलता है कि भाई कनक राव ही प्रथम राजा थे? देखो कनक राव के वंशावली के बारे में बात करें तो कनक राव के वंशावली के बारे में, या परमारों के वंशावली के बारे में, या पंवारों के वंशावली के बारे में बैंकेट, जो कि अंग्रेज इतिहासकार हैं, उन्होंने बताया है कि कनक पाल ही प्रथम राजा थे। किसके? पंवार वंश के या परमार वंश के। मौलाराम के कथनानुसार मौलाराम कहते हैं कि भानु प्रताप पाल थे। ये थोड़ा सा भ्रामक है, इन्हें हम याद रखेंगे। मौलाराम जो कि एक महान चित्रकार हुए हैं, इन मौलाराम ने कहा कि भानु प्रताप पाल कौन थे? पंवारों के प्रथम राजा थे। हालांकि राजा तो थे वो, लेकिन पंवार वंश की नींव इन्होंने नहीं रखी, बल्कि किसने रखी? कनक पाल ने। और उसके बाद सभासार पुस्तक है जो कि सुदर्शन शाह ने लिखी, जो टिहरी के प्रथम राजा हुए। तो इन्होंने जो पुस्तक लिखी सभासार पुस्तक, वो सभासार पुस्तक में भी कनक पाल का ही जिक्र है कि प्रथम राजा यही थे। तो इसके आधार पर हम मान लेते हैं कि भाई इस पंवार वंश के संस्थापक या पंवार वंश के जो प्रथम राजा हुए, कौन हुए? कनक पाल। तो कनक पाल को हो या इनको कनक राव को हो
कनक राव को हो, या आप किसी भी तरीके से कह सकते हैं कनकपाल, कनकराव दोनों नाम इन्हीं के हैं, या इन्हें आप कनकराव कनकपाल को पंवार वंश का कहो, या आप परमार कहिए, या आप पाल कहिए। ये तीनों का मतलब एक ही है, पंवार, पाल, परमार सब एक ही है। तो इस तरीके से हमने ये जान लिया कि भाई गढ़वाल में पंवारों का उदय किस प्रकार से हुआ था, या गढ़वाल में पंवार वंश की स्थापना किस प्रकार से हुई थी। अब इसके बाद हम जब बात करते हैं, ये 10 वर्ष तक राजा रहते हैं। 10 वर्ष के बाद इनके पुत्र श्यामपाल राजा रहते हैं। खैर उन्होंने ज़्यादा कुछ किया तो नहीं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से इनके प्रमाण हमें मिले हैं। इन कनकराव के बारे में केवल थोड़ा बहुत अंदाजा हमें ये आदिबद्री के मंदिर समूह से ज्ञात होता है कि हाँ शायद इनके जो संस्थापक थे मूल रूप से जो कनकपाल थे वो गुजरात से ही रहे होंगे, इसीलिए गुजरात के मंदिर शैली में इन्होंने मंदिर बनाया। क्योंकि ये भी गुजरात के थे तो मिस्त्री भी मंदिर बनाने के लिए गुजरात से ही लाए होंगे, तो इसलिए गुजरात के मंदिर शैली का प्रमाण यहाँ से मिला हुआ। और कौनपुर गढ़ जहाँ पर कि भग्नावशेष मिले हैं कनकराव के, इस आधार पर हमें ज्ञात हुआ कि ये पंवारों के प्रथम राजा थे। इसके बाद श्यामपाल होते हैं इनके पुत्र, उसके बाद कई राजा में राजा होते हैं और कई ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने प्रथम कई तथ्य दिए हैं। और उसके बाद जो 37वें राजा आते हैं पंवार वंश के, वो सबसे मुख्य होते हैं। 37वें राजा होते हैं अजयपाल। कई इतिहासकार अजयपाल को भी मुख्य संस्थापक राजा कहते हैं, लेकिन अजयपाल नहीं बल्कि कौन थे, प्रथम राजा कनकपाल थे। तो 37वें हुए अजयपाल। तो लेकिन अजयपाल की बात करें तो अजयपाल ने जो ये 52 गढ़ थे, ये 52 गढ़ों को एकत्र करके पूरे क्षेत्र को गढ़वाल नाम दिया था। तो गढ़वाल नाम की उत्पत्ति अजयपाल के द्वारा की गई थी 52 गढ़ों को एकत्र करके। उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे क्योंकि वे तो गढ़वाल के अशोक थे, तो उनके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन अभी के समय में आप इतनी जानकारी एकत्र कीजिए और इतनी जानकारी में से आपके कोई भी तथ्य नहीं छूटने वाले हैं। आप कनकराव की तस्वीर याद रख लीजिए और कनकराव के साथ साथ कहाँ से ये आया था और कहाँ को आया, कहाँ से आया था रे बालक और कहाँ को गया, तो धार प्रदेश से आया था और बद्रीनाथ आया था। बद्रीनाथ से यहाँ चांदपुर गढ़ आया, चांदपुर गढ़ ससुराल बन गया। अब कुमाऊं के यदि आप चंद्रवंश की बात करें वहाँ भी घर जमाई, गढ़वाल के वंश की बात करें यहाँ भी घर जमाई। और एक कमाल की बात बताऊं, अभी वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी भी क्या है, घर जमाई ही हैं, जो कि धारचूला से खटी मांगे हैं। तो खैर वो तो अभी की बात है, लेकिन घर जमाई राजाओं ने ही उत्तराखंड में अपनी वंशावली चलाई। चाहे आप चंद की बात करें जो सोमचंद थे, वो भी इलाहाबाद के झूसी प्रदेश से आए थे, चाहे आप इनकी बात करें, तो क्या हम ये मान लें कि उत्तराखंड में वंशावली बाहर वालों की चली? हमारे राजाओं में इतना सामर्थ्य नहीं था कि हम इन क्षेत्रों को एकत्र कर पाए। शायद यही कि हम लोग एक छोटे से गढ़ों में गणपति बनने में ही संतुष्ट हो गए थे और इन लोगों ने अपने साम्राज्य को विस्तार करना चाहा, तो इनकी वंशावलियों में विस्तार हुआ और गढ़वाल और कुमाऊं में 2 साम्राज्यों की स्थापना हुई। और कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं का साम्राज्य पहले स्थापित हो गया था और गढ़वाल का थोड़ा लेट में हुआ। यहाँ का आप 888 मान लें, अगर विक्रमी संवत पूछे तो 945। तो इस प्रकार से हमने पंवार वंश के स्थापना के बारे में पढ़ लिया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पंवारों के कुछ प्रमुख राजाओं के बारे में। इसके बाद आप पूरे इस बोर्ड की स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट अपने पास रखें और जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं आप अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय उत्तराखंड।